नमस्कार दर्शकों, आज हम भोजन संरक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर लतीश है। इस विषय को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। भोजन संरक्षण का महत्व, नंबर 2 भोजन खराब होने के कारण, नंबर 3 भोजन संरक्षण के सिद्धांत, नंबर 4 भोजन संरक्षण की विधियां। पहले 3 विषय भोजन संरक्षण का महत्व, भोजन खराब होने के कारण, आहार संरक्षण के सिद्धांत हम निम्नलिखित वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आहार संरक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे। आहार संरक्षण की विभिन्न विधियां 2 प्रकार से हैं। नंबर 1 घरेलू विधि, जिसमें हम नमक, तेल, मसाले एवं चीनी के इस्तेमाल द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। निर्जलीकरण, रेफ्रिजरेशन और धूप में सुखाना। दूसरे स्तर की विधियां व्यापारिक स्तर में आती हैं, जिनमें कैनिंग, बॉटलिंग, पास्चराइजेशन, फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग और कोल्ड स्टोरेज आता है। भोजन संरक्षण की विधियां चाहे वह घरेलू स्तर पर हों या व्यापारिक स्तर पर 2 भागों में विभाजित करते हैं। जीवाणुओं को पनपने न देने वाली विधियां, नंबर 2 जीवाणुओं को नष्ट करने वाली विधियां। पहली प्रकार की विधियों में आहार संरक्षण में ऐसी विधियां आती हैं जो खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं को पनपने से रोकती हैं। और सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में तो होते हैं, लेकिन वो अपनी वृद्धि नहीं करते क्योंकि उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। इस प्रकार की विधियों में निम्नलिखित विधियां आती हैं। प्रिजर्वेटिव पदार्थों द्वारा, नंबर 2 ठंडी विधि द्वारा संरक्षण, नंबर 3 निर्जलीकरण या भुजे पदार्थों को सुखाकर संरक्षण, नंबर 2 जीवाणुओं को नष्ट करने वाली विधियां। इन विधियों के द्वारा आहार संरक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। यह संरक्षण लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इसे स्थायी या परमानेंट प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। ताप द्वारा संरक्षण, जिसमें हम प्रिजर्वेशन बाय हीट या टेम्परेचर यूज करके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं, या किरणों के द्वारा भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। ठंडी विधि द्वारा संरक्षण, नंबर 1 घरेलू स्तर पर संरक्षण। घरेलू स्तर पर ठंडे स्थान पर रखना बहुत ही पुरानी विधियों में आता है। इन विधियों में खाद्य पदार्थों को किसी ठंडे स्थान पर रख देते हैं या बर्फ के डिब्बे में, या जिसको हम आइस बॉक्स बोलते हैं, या ठंडे पानी में रख देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ कुछ समय के लिए सुरक्षित रहते हैं। जमीन के नीचे छोटे छोटे खड्डे खोदकर भी भोज्य पदार्थों को वहां रखा जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे का तापमान कुछ कम होता है। दूसरे प्रकार की विधियों में रेफ्रिजरेशन विधि आती है, जिसमें हम खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, पकी हुई सब्जियां या कच्ची सब्जियां या फल। रेफ्रिजरेटर में तापमान सामान्य तापमान से कम होता है। सबसे ऊपर वाली जो भाग होता है, जिसे हम फ्रीजर कहते हैं, उसमें तापमान 0 डिग्री के आसपास होता है या इससे भी कम होता है। नीचे की तरफ तापमान बढ़ता है, और जो हमारी चिल ट्रे होती है उसमें तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा अधिक, या फ्रिज के शेष भाग में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ताप नियंत्रक की सहायता से हम तापमान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्रिज में रखे भोज्य पदार्थों का तापमान कम होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं और एंजाइम्स हैं, इनकी जो नेचुरल क्रियाएं होती हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाती हैं या धीमी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम रेफ्रिजरेटर में
खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरे स्तर की विधियों में व्यापारिक स्तर आता है। व्यापारिक स्तर पर ठंडी विधि द्वारा संरक्षण करते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में तापमान -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस तापक्रम पर जो बैक्टीरिया है उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, जिसके कारण जो है भोज्य पदार्थों में सड़न पैदा नहीं होती और वो जल्दी खराब नहीं होते। फ्रीजिंग से पहले सभी सब्जियों या फल जिसका भी फ्रीजिंग करना है उसको ब्लांच कर दिया जाता है। फ्रीजिंग किए हुए जो फूड्स हैं वो जब हम खाने के लिए तैयार करना होता है तो उन्हें जल्दी से सामान्य तापमान पर लाना आवश्यक होता है, जिसे हम थॉइंग कहते हैं। अगर जो फ्रीजिंग है उसको किए हुए खाद्य पदार्थों को ऐसे ही रख दिया जाए तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। जो खाद्य पदार्थ जितनी अधिक देर तक फ्रीज किया जाएगा, बाहर निकाले जाने पर उतनी जल्दी ही खराब हो जाएगा। दूसरी विधि है क्विक फ्रीजिंग। क्विक फ्रीजिंग में जो तीव्र फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, तापमान बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसके लिए जो है खाद्य पदार्थों को लिक्विड नाइट्रोजन में भिगोया जाता है। इसके बाद उसमें ठंडी वायु को निकाला जाता है और इसे ब्लास्ट फ्रीजिंग भी बोलते हैं। इस विधि में मछली, मांस, सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तापमान बहुत कम होने के कारण भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी बर्फ के कण में बदल जाती है, तो क्विक फ्रीजिंग होने से बर्फ के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, जो कि भोजन की सेल्स हैं, तंतु हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते। तीसरी प्रकार में स्लो फ्रीजिंग आती है। स्लो फ्रीजिंग का मतलब है बिल्कुल स्लो, यानी कि मंद गति में होने से बर्फ के बड़े बड़े जो कण हैं वो बनते हैं, जो भोजन के तंतुओं को तोड़ देते हैं। फलों को जमाने से पहले उसको चीनी या एस्कोर्बिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, जिससे जो है वह फल भूरे काले नहीं होते, यानी कि उनमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होती। दूसरे स्तर की व्यापारिक विधि में कोल्ड स्टोरेज आता है, यानी कि शीत संग्रह ग्रह। इस विधि में भोज्य पदार्थों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संरक्षित किया जाता है। इसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, जैसे संतरा, सेब, आलू, मांस, मछली इत्यादि। इस विधि का उपयोग कई बड़े शहरों के जो स्टोर हाउसेज होते हैं उनमें किया जाता है। इस विधि के द्वारा भोजन का संरक्षण करते समय इस बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जो संग्रहकार है, यानी कि जो स्टोर हाउस है, उसमें उचित संवाहन यानी वेंटिलेशन या वायु संचरण एवं ह्यूमिडिटी या नमी की मात्रा जो है वो पर्याप्त हो, एनफ हो, ताकि जो संरक्षित खाद्य पदार्थ है उसमें नमी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। तीसरी प्रकार की जो स्टोरेज है वो चिल स्टोरेज है। इसमें तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रहण अधिक मात्रा में किंतु कम समय के लिए होता है। इस विधि में दूध, पनीर, अंडा, फल, सब्जियों आदि को हम संरक्षित कर सकते हैं। ताजे फल और सब्जियों को 35 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और अंडे और दूध को हम 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिल स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है। ठंडी विधियों द्वारा आहारीय पदार्थों का संरक्षण करते समय हमें कई बातों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। तापमान में परिवर्तन ना हो। तापमान परिवर्तन से जो संरक्षित पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो जो फूड्स हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे। ठंडी विधि द्वारा आहार संरक्षण के लाभ में निम्नलिखित आते हैं। भोजन पदार्थ को परिवार की आवश्यकता के अनुसार संरक्षित किया जा सकता है। अधिक उत्पादन होने के कारण बचे हुए भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक अधिक मात्रा में व्यापारिक स्तर पर जो स्टोर हाउसेज हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं हम।
इस विधि द्वारा भोज्य पदार्थों के रंग, रूप, पौष्टिकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तुओं को रेफ्रिजरेटर में संरक्षित करने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती और केवल खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना होता है। घर में दैनिक प्रयोग के लिए लाए गए फल और सब्जियां आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। इसकी कुछ हानियां भी हैं जिनमें हम निम्नलिखित पॉइंट्स देख सकते हैं। यह विधि महंगी विधि है, सभी लोग इसको खरीद नहीं सकते। व्यापारिक स्तर पर तो यह विधि और भी महंगी है। केवल बड़े बड़े जो व्यावसायिक केंद्र हैं उनमें ही ये प्रयोग करना पॉसिबल है। घरेलू विधियों द्वारा संरक्षण बहुत कम समय के लिए ही हम कर सकते हैं। इस विधि में जो ठंडी विधि है, इसमें तापमान परिवर्तित अगर हो जाए, कई बार कम या ज्यादा हो जाए, तो पूरी तरह से जो है वो फल या सब्जियां खराब हो सकती हैं। जो कोल्ड स्टोर है उसके तापमान में परिवर्तन आने से भी जो वायु का संचालन है या कंडेंसेशन होने लग जाता है, तो ठंडी विधि भाप बन जाती है उसकी और कोल्ड स्टोर को नमी प्रभावित हो जाती है। भोज्य पदार्थों में फफूंदी लगने का डर रहता है। भोज्य पदार्थों को सुखा कर संरक्षण करना, इसमें दो प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं हम। नंबर एक, घरेलू स्तर। घरेलू स्तर पर दो विधियां आती हैं। नंबर एक, प्राकृतिक रूप से सुखाना। कुछ खाद्य पदार्थों को नमी प्राकृतिक रूप से ही सूर्य की गर्मी से जो है वो सूख जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, ड्राई फ्रूट्स, मीठे पदार्थ जैसे किशमिश, खुमानी, अंजीर, छुआरा। अनाज व दालों को काटने के बाद भी इनको गठरियों में बांधकर कुछ समय के लिए खेतों में ही छोड़ देते हैं, ताकि उनके अंदर की जो नमी है वो 18% से अधिक ना रहे। नमी की मात्रा इससे अधिक रहने से जो अनाज और दाल है उनमें फंगस लगने की संभावना रहती है। विशेषकर गर्मियों की बरसात के मौसम में जब वातावरण में नमी और गर्म दोनों ही होते हैं, तो खाद्य पदार्थों का खराब होने का खतरा बना रहता है। दूसरी विधि है घरों में धूप में सुखाना। इस प्रकार संरक्षण प्राय घरेलू स्तर पर ही हम कर सकते हैं। भारत जैसे गर्म देश में फल और सब्जियों को धूप में सुखाना बहुत ही सामान्य बात है। घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की ये बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि से हम जैसे मटर है, शलगम है, पुदीना है, मेथी है, सरसों का साग है, पालक, फूलगोभी आदि सब्जियों को सुखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मछली, मैक्रोनी, अनारदाना, सेब, केले के चिप्स, आलू के चिप्स और लच्छे, पापड़, बड़ियां, अमचूर और आम पापड़ आदि सुखाकर संरक्षित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। सब्जियों को सुखाने के लिए उन्हें पहले धोकर छीलकर टुकड़ों में काटना पड़ेगा और इन टुकड़ों में कटी हुई सब्जियों को उबले हुए पानी में सब्जियों की प्रकृति के अनुसार 2 से 8 मिनट तक रखेंगे, जिसे हम ब्लांचिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो जीवाणुओं की वृद्धि है और एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और पानी से निकालकर सब्जियों को पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड और नमक के घोल में 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं। इस प्रकार से फल और सब्जियों का जो रंग है, यानी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की जो कंडीशन है वो नहीं हो पाती, यानी वो ब्राउन या ब्लैक नहीं पड़ेंगे। गहरे रंग के फल और सब्जियों को केवल नमक के पानी में ही डालकर छोड़ देते हैं, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड युक्त घोल में नहीं, क्योंकि जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है उनका रंग फीका कर देता है। ऐसा रंग देखने में अच्छा नहीं लगता। पानी से निकालने के बाद सब्जियों को धागे में पिरोकर या किसी मलमल के कपड़े में, अखबार में या ट्रे में सुखाकर धूप में रख देते हैं और सुखाते समय सब्जियों को जाली या किसी पतले कपड़े से ढक देते हैं, ताकि धूल, मिट्टी या मक्खी आदि से बचाव हो सके। सुखाई गई सब्जियों को प्रयोग में लाने के लिए उन्हें पकाने से पहले कुछ समय के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इससे वे पानी अवशोषित करके सामान्य आकार में
आ जाती हैं। और फलों को सुखाने के लिए फलों को धोकर छील कर टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने पर भूरे रंग होने से बचाने के लिए उनको नमक की घोलिया में 10 मिनट तक छोड़ देते हैं और फिर इन फलों को किसी ट्रे या घर में बने हुए ड्रायर में सुखा सकते हैं। फलों और सब्जियों को सुखाते समय उन्हें पलटते रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धूप न बहुत ज्यादा हो न ही बहुत कम। कम धूप या वातावरण में नमी होने से फल और सब्जियां सूखने से पहले ही खराब हो जाएंगी या काली हो जाएंगी। अत्यधिक धूप से वो झुलस जाती है। दूसरी विधियां है व्यापारिक स्तर पर यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में कई विधियां आती हैं। यांत्रिक विधि से जो है निर्जलीकरण। आजकल खाद्य पदार्थों को व्यापारिक स्तर पर सुखाने के लिए कई प्रकार की मशीनें जो हैं वो यूज करते हैं। इनके प्रयोग से टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। साथ में पौष्टिक तत्व भी हम उसमें मिलाए जा सकते हैं। भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों के लिए अलग अलग मशीनें या टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं। इन यंत्रों में ताप नियंत्रण सुविधा होती है। तो इन यंत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे? सब्जियों को ओवन में सुखाया जा सकता है। माइक्रोवेव ओवन को भोज्य पदार्थों के निर्जलीकरण का कार्य बहुत थोड़े समय में ही संपन्न हो जाता है। मांस, मछली और अन्य जो फूड्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी जलाकर उसका धुआं किया जाता है, जिसे स्मोक्ड मीट भी कहते हैं। ऐसे मांस में ताप द्वारा नमी समाप्त हो जाती है और धुएं से सुगंध आ जाती है। दूध से जो दूध पाउडर या मिल्क पाउडर बनाने के लिए भी विशेष प्रकार के स्टीम रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग से भी तरल पदार्थों को पाउडर रूप में बदला जा सकता है। इस विधि से सुखाए गए जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे ही लगते हैं। फलों को सुखाने के लिए भी जो फोर्स्ड ड्रॉट टनल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के ड्रायर जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्रीज ड्राइंग में खाद्य पदार्थों को सुखाने की सबसे लेटेस्ट या नवीनतम विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों के रंग, रूप और स्वाद में कोई खास चेंज नहीं आता और इस विधि से भोज्य पदार्थों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड रात भर तापक्रम पर रखा जाता है। इससे इसमें जो विद्यमान या उसमें उपस्थित नमी है वो बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाती है। अब इन खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से जो मशीनें हैं उनके द्वारा वायु रहित करके कम दबाव पर सुखाया जाता है और नाइट्रोजन जैसी जो क्रिया न करने वाली यानी कि जो इनर्ट गैस है उसकी उपस्थिति में पैक कर दिया जाता है। प्रयोग में लाने से पहले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पानी में भिगोकर रखने से उसका जो प्राकृतिक आकार है और प्रकार है वो वापस आ जाता है। तीसरी विधि है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। इस विधि में फलों और सब्जियों को इस प्रकार से सुखाया जाता है कि उनकी आधी नमी समाप्त हो जाए। इसके बाद उसमें कम तापमान पर उसे जमाया जाता है। जमने की प्रक्रिया में जो बर्फ के कण बनते हैं फिर उनको नमी से सुखाया जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थों को पकाने से पहले पानी में भिगोया जाता है। सुखाने की जो विधियां हैं उनके लाभ इस प्रकार से हैं। सुखाई हुई सामग्री का जो भार है वो आयतन है वो कम हो जाता है, तो आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं चीजों को। बिना मौसम के भी फल और सब्जियों का प्रयोग करके उसमें हम वैरायटी ला सकते हैं भोजन में। धूप द्वारा सुखाने में किसी विशेष कोई खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मीठे पदार्थों के निर्जलीकरण से उनमें उपस्थित जो शर्करा की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो है जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और भोज्य पदार्थ अब अधिक समय के लिए संरक्षित हो जाते हैं, जैसे कि किशमिश है, अंजीर है, इन खाद्य पदार्थों में। यांत्रिक निर्जलीकरण में खाद्य पदार्थों को सुखाने के लिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे में जो है ना समय भी कम लगता है और
स्वच्छता भी बनी रहती है। खाद्य पदार्थों का स्वाद भी जो है वो लगभग प्राकृतिक स्वाद जैसा ही रहता है। हानियां इस विधि की हानियां इस प्रकार से हैं। धूप द्वारा निर्जलीकरण करने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी भोज्य पदार्थों में वायुमंडल से मिट्टी भी आ जाती है। अगर सुखाई गई वस्तु में नमी रह जाए तो फफूंदी लगकर वो खराब होने का डर रहता है। इस विधि द्वारा संरक्षण करने के लिए खुले स्थान और प्रचुर मात्रा में धूप की आवश्यकता पड़ती है। अगर धूप हल्की है या बादल छा जाएं तो सुखाई जाने वाली जो पदार्थ हैं वो काले पड़ जाते हैं। और तेज धूप में अगर हम फल और सब्जियों को सुखाते हैं वो कई बार झुलस जाती हैं और उनके पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। सुखाने की विधियों में कुछ सावधानी की जरूरत पड़ती है। जैसे फलों को सुखाने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार से धोकर काटना चाहिए। सूखने के लिए रखने से पहले उन्हें ब्लांच करना चाहिए। फल और सब्जियां ताजी हों, अच्छी प्रकार से धुली हुई होनी चाहिए। धूप न बहुत तेज हो और न बहुत कम हो। अगला है परिरक्षक पदार्थ यानी कि प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर संरक्षण हम नमक के इस्तेमाल से संरक्षण, तेल और मसालों का प्रयोग करके, अमल का प्रयोग करके, चीनी का प्रयोग करके संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नमक द्वारा संरक्षण। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कच्चा आम, आंवला, नींबू, करेला, अदरक, लहसुन आदि को नमक के द्वारा अचार और चटनी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। नमक के प्रयोग से जीवाणुओं को पनपने के लिए आवश्यक नमी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नमक खाद्य पदार्थों में से नमी को निकाल देता है। नमक को अधिक मात्रा से जीवाणुओं के जीवित रहने में सहायक ऑक्सीजन भी खाद्य पदार्थों तक नहीं पहुंच सकती और एंजाइम भी जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, कम क्रियाशील रहते हैं। नमक में क्लोराइड आयंस होते हैं जो भोजन के संरक्षण में सहायता करते हैं। और खाद्य पदार्थों में नमक की अधिक मात्रा लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है उसको छोड़कर लगभग अन्य सभी जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है और फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड का वो निर्माण कर देता है। अचार को विशेष सुगंध लैक्टिक एसिड, नमक और मसालों के कारण ही होती है। नमक अचार के लिए प्रयुक्त किए गए फलों और सब्जियों को नरम बनाने में भी सहायक है। अगला है तेल और मसाले। तेल के द्वारा भी भोज्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। तेल खाद्य पदार्थों के ऊपर एक परत सी बना देता है, इसलिए अचार में तेल की उचित मात्रा डालनी जरूरी होती है, जिससे जो फल और सब्जियों के टुकड़े तेल में अच्छी तरह से डूब जाएं। इससे अचार का बाहरी वायु से वातावरण से जो है उसका संपर्क नहीं होता और अचार कई टाइम तक आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। अचार और चटनी बनाने के लिए सूखे मसाले सौंफ, कलौंजी, मेथी, काली मिर्च, काला नमक, गरम मसाले, हींग, अजवाइन, राई आदि का भी कुछ मात्रा में प्रयोग करते हैं। ईस्ट खमीरीकरण द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो संरक्षण में सहायता करती है। ये सूखे मसाले जो परिरक्षित खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ संरक्षण में भी कुछ जो है थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, विशेषकर राई, दालचीनी, लौंग और हल्दी इत्यादि। राई खमीरीकरण के द्वारा भोज्य पदार्थों को अम्लीयता बढ़ा देती है और भोज्य पदार्थों का दूषित होने से बचाती है। नेक्स्ट है एसिड्स या अम्ल, जिनको हम बोलते हैं। अम्लीय माध्यम से खाद्य पदार्थों को अम्लीयता बढ़ जाती है और इनका पीएच जो है पीएच वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाती है। इसके बाद भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं की वृद्धि कम हो जाती है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के जो अचार हैं, सॉस और चटनी आदि के लिए विनेगर या जिसको आप सिरका बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और नींबू का रस आदि अम्लों का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाने में किया जाता है। लास्ट है चीनी, शुगर। जिस प्रकार नमक और तेल में फल सब्जियों का अचार और चटनी के रूप में संरक्षित किया जाता है,
उसी प्रकार चीनी से भी हम फल और सब्जियों का जैम, जेली, स्क्वैश, मार्मलेट और मुरब्बा आदि बनाकर जो है संरक्षित कर सकते हैं। घरेलू परिरक्षकों द्वारा भोज्य पदार्थों के संरक्षण की यह गर्म विधि है। खाद्य पदार्थों को पकाने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थों में चीनी मिलाने से उसमें स्थित जो नमी है वो घुल जाती है। इससे जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम हो जाती है और जीवाणुओं को पनपने के लिए नमी की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती, जिस कारण खाद्य पदार्थों में हम चीनी द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा कम होती है वहां चीनी के साथ अन्य प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता भी पड़ती है, किंतु जिन खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा लगभग 70% है या इससे ज्यादा है तो खाद्य पदार्थ जो है वो केवल चीनी के द्वारा ही परिरक्षित किए जा सकते हैं। ज्यादातर इस विधि को हम जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, शरबत आदि बनाने के लिए करते हैं। व्यापारिक स्तर पर भी हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं और खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। जैसे नंबर 1 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। खाद्य पदार्थों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालने से सल्फर डाइऑक्साइड नामक जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तैयार खाद्य पदार्थ को जिस बोतल में भी या जार में भी डाला जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा स्थान जो है हम खाली छोड़ देते हैं। इस गैस खाद्य पदार्थ के ऊपर वाले जो स्थान है इकट्ठी हो जाती है और जीवाणुओं को अंदर नहीं आने देती। इसका प्रयोग स्क्वैश या कोर्डियल बनाने में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो जीवाणुओं का नष्ट कर देती है और इसके साथ साथ जो फल और सब्जियों का रंग है वो भी फीका कर देती है। इसलिए इसका प्रयोग केवल हल्के रंग के जो फल है सब्जियां हैं उनमें ही करना चाहिए। गहरे रंग के फलों सब्जियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है सोडियम बेंजोएट। वैसे तो जीवाणुओं की वृद्धि करने के लिए बेंजोइक एसिड की आवश्यकता होती है। यह अम्ल पानी में घुलनशील है, इसलिए इसके स्थान पर इसके एक पानी में घुलनशील लवण सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग गहरे और हल्के रंग के सभी फल और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए हम कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है अम्लीय पदार्थों के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। इसकी क्रियाशीलता कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अधिक होती है। यह खमीर को जल्दी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त वसा में दुर्गंध यानी कि रेंसिड जो फ्लेवर होता है उसको रोकने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसको मिलाया जाता है। जिन फलों में पेक्टिन की मात्रा कम होती है उनमें जैम और जेली बनाते समय पेक्टिन मिला दिया जाता है, जैसे कि अनानास, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। थर्ड पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स भोज्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, भोजन का संरक्षण करने में सहायता भी करते हैं। इनका प्रयोग उच्च तापमान पर किया जाता है। इनके द्वारा निम्नलिखित प्रकार से भोज्य पदार्थों का संरक्षण हम कर सकते हैं, जैसे कि जीवाणुओं के जो स्पोर्स हैं उनको नष्ट कर देना। इससे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने की जो विधि है 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है। पकाने की क्रिया में भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी काफी सीमा तक समाप्त हो जाता है, किंतु इसकी जो अवांछनीय या अनवांटेड स्मेल है उसको दूर करने के उपाय खोजने अभी शेष हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं प्रिजर्वेटिव्स यूज करने के वो इस प्रकार से हैं। भोज्य पदार्थ जो है हम काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं और जो संरक्षित पदार्थ हैं वो भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। भोज्य पदार्थों के रंग रूप में कोई ज्यादा सा खास परिवर्तन नहीं आता और इन पदार्थों को देखकर जो है वो भूख बढ़ जाती है और पाचक रसों का स्राव अधिक मात्रा में होता है। और हानियां इस प्रकार से हैं। अचार एवं चटनी की अधिक मात्रा में प्रयोग करने से गला खराब हो जाता है। नंबर 2 रासायनिक पदार्थों का आवश्यकता से थोड़ी सी अधिक मात्रा में प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग से हम कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। परिरक्षक पदार्थों द्वारा संरक्षण करने में हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भोज्य पदार्थों के ऊपर रिक्त स्थान पर इकट्ठी हो जाती है
और शीशे या जार का जो ढक्कन है खोलते समय गैस निकल जाती है। तो इसलिए जब उस बर्तन को खोला जाए या जो भी जार है, बोतल है, उसको खोला जाए तो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। तब तक सुरक्षित रहते हैं वो जब तक वो खोला नहीं जाता। एक बार अगर हम उस ढक्कन को खोल देते हैं, उसके बाद उसकी खराब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और प्रिजर्वेटिव का प्रयोग ठीक मात्रा में करना चाहिए। कम मात्रा में करने से वो खराब हो जाते हैं, अधिक मात्रा में करने से उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाणुओं को नष्ट करने वाली विधियों में दो प्रकार से हैं, घरेलू स्तर पर और व्यापारिक स्तर पर। घरेलू स्तर पर जो जीवाणु नष्ट करने वाली विधि है, उसमें पहली विधि है उबालना। उबालना विधि में टेम्परेचर यूज करते हैं, हम ताप द्वारा संरक्षण करते हैं। तो ताप द्वारा घरेलू संरक्षण में घरेलू स्तर पर जो है संरक्षण विधि का प्रयोग सामान्य भोजन बनाने के लिए किया जाता है। कच्चे भोजन को पकाने में उसमें उपस्थित जीवाणु का जो है काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर प्रेशर कुकर में, घरों में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रेशर कुकर 15 पाउंड वाला भार लगा होता है। इससे कुकर में पकने वाले भोजन का तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और भोजन में उपस्थित सब प्रकार के जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दूध को उबालकर कुछ घंटे के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं, किंतु ऐसे भोजन और दूध के सामान्य तापमान पर आते ही जीवाणु फिर से पनपने लगेंगे और कुछ घंटों में ही भोजन को खराब कर देंगे। अगर भोजन को बार बार 4-5 घंटे बाद फिर से गर्म करें हम, तो भोजन कुछ घंटों तक ही जो है संरक्षित किया जा सकता है। साधारण भिगोने में पकाया गया भोजन प्रेशर कुकर में पकाए गए भोजन की अपेक्षा जल्दी खराब होता है, क्योंकि भगोने में जो खाद्य पदार्थ को पकाने से भोजन में उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और भूनने की क्रिया से भी भोज्य पदार्थों को कुछ समय तक संरक्षित किया जाता है, जैसे सेवइयाँ और जो है दलिया, सूजी, आटा इत्यादि। इनको भून कर हम कुछ महीनों तक कीड़े लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट विधि है व्यापारिक स्तर पर संरक्षण। नंबर 1 पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन व्यापारिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसमें मुख्यतः हम दूध को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में मिल्क प्लांट, मदर डेयरी आदि में जो हम दूध प्राप्त करते हैं वो पास्चराइज्ड होता है। तो इस विधि को पास्चराइज्ड मिल्क भी कहते हैं। कभी कभी इस विधि से कुछ फलों के रस, बियर, ठंडे पदार्थ और सिरका को भी हम संरक्षित किया जा सकता है। इस विधि में भोज्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं हम, तुरंत ही उसको ठंडा कर देते हैं और प्लास्टिक की थैलियों या कांच की बोतल में उसको कम तापमान पर कर देते हैं, रख देते हैं। तो भोजन गर्म करने से ये जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो अधिक ताप पर जीवित नहीं रह सकते। भोजन का ताप कम करने से वे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो कम तापमान पर भी जीवित नहीं रह सकते। तो पास्चुराइजेशन जो है वो पास्चुराइजेशन विधि में पहली विधि है होल्डिंग विधि बोलते हैं हम इसको। होल्डिंग विधि में तापमान जो है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता है, फिर जल्दी से ताप कम कर देते हैं और भोजन को ठंडा कर देते हैं। दूसरी विधि में आती है अधिक तापमान और कम समय वाली विधि। इस विधि को हम हाई टेम्परेचर लेस टाइम या फ्लैश मेथड बोलते हैं। इस विधि में भोजन को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए गर्म करके फिर उसका तापमान तुरंत ही 55 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी कम कर देते हैं। और तापमान के इस आकस्मिक परिवर्तन को सहन न कर पाने के कारण जो है वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरी विधि है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। इस विधि में भोजन को 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर केवल 1 सेकंड के लिए ही गर्म करके फिर उसका तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ले जाते हैं। इस विधि में यह बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जिस भोज्य पदार्थ को हम जितने समय के लिए गर्म करेंगे उसमें पौष्टिक तत्व उतनी ही अधिक मात्रा में नष्ट होंगे, क्योंकि
किंतु जहां दूध को केवल 1 सेकंड तक ही गर्म करेंगे तो इसलिए दूध के रंग, स्वाद और सुगंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट विधि है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन विधि में भोजन को बहुत अधिक दबाव और उच्च तापमान पर लंबे समय के लिए गर्म किया जाता है ताकि भोजन में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो सके। भोज्य पदार्थों को बोतलों या डिब्बों में भरकर इस प्रकार से सील कर देते हैं कि बाहर से किसी भी प्रकार के जीवाणु उसमें प्रवेश ना कर सके। फिर इन बोतल और डिब्बों में बंद भोजन को दबाव द्वारा भाप से पकाया जाता है। डिब्बाबंदी करने से पहले डिब्बों और बोतल का भी स्टरलाइजेशन कर देते हैं। जहां तक संभव हो डिब्बों और बोतलों को वायु रहित कर देना चाहिए। इससे जो जीवाणु हैं ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। एक बार डिब्बा अगर आप खोल लेने के बाद उस खाद्य पदार्थ को किसी ठंडे स्थान पर या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो भोजन को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है केनिंग। केनिंग विधि, इस विधि में फलों और सब्जियों को संरक्षित किया जाता है। पहले डिब्बा बंदी का कार्य बहुत जो है वो व्यवसाय था, किंतु आजकल कुछ संस्थानों द्वारा सीलिंग मशीन बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे डिब्बाबंदी द्वारा संरक्षण यानी कि केनिंग केवल बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों तक ही सीमित न रहकर लघु उद्योग भी का रूप भी ले रहा है। इस विधि द्वारा आहार संरक्षण करने के लिए कुशल विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। डिब्बों को तैयार करने, फल सब्जियों को सुखाना, चुनाव करना, धोना, छीलना, पकाना, डिब्बों को सील करना, जीवाणु रहित करना प्रक्रियाओं में काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि द्वारा जो संरक्षण है वो निम्न चरणों में होता है। सबसे पहले डब्बों को साफ करके अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। फिर उनमें फल सब्जियों को धोकर, छीलकर, काटकर ब्लांच कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें चीनी के शरबत या नमक का घोल डब्बों में भर दिया जाता है। अब इन डब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके डिब्बों को सील कर देते हैं। सील करने से पहले जो डिब्बों में से सारी हवा निकाल देते हैं। इससे ऑक्सीजन न होने के कारण भोज्य पदार्थों का रंग खराब नहीं होता और डिब्बे गर्मियों में ऊंचे स्थानों पर फूलते नहीं है। भोज्य पदार्थों और डिब्बे की जो धातु है कि कोई रासायनिक क्रिया न होने के कारण संरक्षित खाद्य पदार्थ की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। डिब्बाबंदी की प्रक्रिया बोतलों में संरक्षण की अपेक्षा जल्दी संपन्न होती है। बोतलों और डिब्बों के ऊपर भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की जो तारीख है और प्रयोग में लाई जाने वाले खाद्य पदार्थ और जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं उनको लिख देते हैं। तो बोटलिंग और कैनिंग दोनों के लाभ इस प्रकार से हैं। डिब्बों और बोतलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना आसान है। भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बिना मौसम के भी फल और सब्जियों का आनंद लिया जा सकता है। टाइम और जो श्रम है उसकी बचत होती है। भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। बोतलों द्वारा संरक्षण जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। घर में भी किया जा सकता है। बोतलों को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। डिब्बों के गिरकर टूटने का डर भी नहीं होता। तो इसकी हानियां इस प्रकार से है। बाजार से ये खाद्य पदार्थ काफी महंगे होते हैं। केवल अमीर लोग ही इनको खरीद सकते हैं। भोजन के संरक्षण में जीवाणुओं का जो नष्ट करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर इन पदार्थों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो ओबीस पर्सन हैं या बीमार व्यक्ति हैं उनको संरक्षित भोज्य पदार्थ काफी हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में चीनी और नमक का इस्तेमाल जो है वो काफी हानिकारक होता है। डिब्बाबंदी के लिए जो है काफी ट्रेंड पर्सन्स की जरूरत पड़ती है। बोतलों के टूटने का डर भी रहता है। डिब्बा खोलने के बाद जो संरक्षित खाद्य पदार्थ है उसको फ्रिज में रखना जरूरी है या किसी वायु रोधक या एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। नेक्स्ट विधि है बॉटलिंग।
या बोतलीकरण जिसको हम बोलते हैं। बोतलों द्वारा संरक्षण में सबसे पहले बोतलों को जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए, ब्लांच कर लेना चाहिए। अब इन फलों और सब्जियों के टुकड़ों को जरूरत अनुसार नमक या चीनी के घोल में सहित बोतलों में डाल देते हैं। इसके बाद बोतलों को सील कर देते हैं। तो बोतलों को स्टरलाइज करते समय कुछ सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है, वो इस प्रकार से है। बोतलों और उनके ढक्कनों का अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं से वो कोई चटके हुए ना हो। बोतलों में भोज्य पदार्थ भरने से पहले बोतलों को अच्छी तरह से जीवाणु रहित और नमी रहित कर लेना चाहिए। बोतलों को बंद करने के लिए रबर के लचीले छेद रहित छल्लों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस विधि में खाद्य पदार्थ पूर्णतः जीवाणु रहित होते हैं, इसलिए बोतलों या डिब्बों को सामान्य तापक्रम पर ही रखा जा सकता है, किंतु उन्हें खोलने के बाद इसमें संरक्षित जो खाद्य पदार्थ हैं जल्दी जो है वो खराब हो जाते हैं, तो इनको फ्रिज में रख देना चाहिए। बोतलों को उबालते हुए पानी में जीवाणु रहित करते समय वो टूटने का डर रहता है। इससे बचाने के लिए उनके जो बर्तन के तले में एक कपड़ा बिछा लेना चाहिए, जिससे उनको टूटने से हम बचा सकते हैं। बोतलों में गर्म खाद्य पदार्थ भरते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि अंदर वायु के बुलबुले ना हो। अगर हो तो चम्मच या फोक से उसको निकाल दें। लास्ट है प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन या किरणों द्वारा संरक्षण। तो किरणों के द्वारा संरक्षण में दो प्रकार से कर सकते हैं, गामा किरणें और तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो किरणों के द्वारा संरक्षण के कई लाभ हैं, जैसे कि इस विधि द्वारा संरक्षण से समय की बचत होती है। भोज्य पदार्थों के रंग, रूप, स्वाद व आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि भोज्य पदार्थ न गर्म किए जाते हैं और न ही ठंडे। तो खाद्य पदार्थों को डिब्बों में या पैकेट में बंद करके भी गामा किरणें गुजारी जा सकती हैं। इससे भोज्य पदार्थों का संरक्षण लंबे समय के लिए किया जा सकता है। अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस जो पद्धति है इसमें संरक्षित खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। इसकी इस्तेमाल की या किरणों द्वारा संरक्षित करने की कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार से है। संरक्षण के लिए ताजे या अच्छी किस्म के फल सब्जियों का ही चुनाव करें। जितनी मात्रा में भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में उनका संरक्षण करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। फ्रिज में रखने से आटे का रंग भूरा क्यों हो जाता है? जैम जेली को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? किरणों द्वारा भोजन संरक्षण में कौन से किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? फ्रिज ड्राइंग में तापमान कितना होता है? एंजाइम किससे बने होते हैं? पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड की खाद्य पदार्थों के लिए करते हैं। किन खाद्य पदार्थों में पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रा हाई पास्चुराइजेशन में समय एवं तापमान कितना होता है? भोजन संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन किए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। घरेलू स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भोजन संरक्षण की सभी विधियों का वर्णन करें। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित पर नोट लिखें। पास्चुराइजेशन, बॉटलिंग, कैनिंग, नमक एवं चीनी द्वारा भोजन संरक्षण, डीप फ्रीजिंग, हानिकारक खमीर, बैक्टीरिया के प्रकार, भोजन खराब होने के कारण विस्तार से लिखिए। Thank you viewers for listening my presentation. Thanks again.